हेलो एवरीवन। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 की हिंदी की बुक वितान से चैप्टर नंबर 4 की पार्ट 8। पिछले क्लास में हमने पार्ट 1 से पार्ट 7 तक कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज हम पढ़ेंगे एना फ्रैंक ने मंगलवार 13 जून 1944 को क्या लिखा था। एना फ्रैंक लिखती हैं, मेरी प्यारी किटी, मेरा एक और जन्मदिन गुजर गया है। इस हिसाब से मैं 15 बरस की हो गई हूँ। मुझे काफ़ी सारे उपहार मिले हैं। ट्यूसडे 13 जून 1944 को एना फ्रैंक अपनी डायरी में लिखती हैं, मेरी प्यारी किटी। किटी उन्होंने अपनी डायरी का नाम दिया था। वो कहती हैं, मेरी प्यारी किटी, मेरा एक और जन्मदिन गुजर गया है। यानी कि जब वो सीक्रेट एनेक्सी में आई थी उसके बाद उनका एक बर्थडे गुजर गया था। इसके बाद एक और बर्थडे उनका गुजर गया, इसीलिए वो लिखती हैं कि मेरा एक और जन्मदिन गुजर गया है। और इस हिसाब से एना फ्रैंक अब कितने साल की हो गई थी? इस हिसाब से एना फ्रैंक अब 15 साल की हो गई थी और उन्हें काफ़ी सारे गिफ्ट मिले थे। स्प्रिंगर की 5 खंडों वाली कलात्मक इतिहास पुस्तक, चड्डियों का एक सेट, 2 बेल्टें, एक रुमाल, दही के 2 कटोरे, जैम की शीशी, शहद वाले 2 छोटे बिस्किट, मम्मी पापा की तरफ से वनस्पति विज्ञान की एक किताब, मार्गोट की तरफ से सोने का एक ब्रेसलेट, वांदन परिवार की तरफ से स्टिकर एल्बम, डसेल की तरफ से बायोमाल्ट और मीठे मटर, मीएब की तरफ से मिठाई, बेब की तरफ से मिठाई और लिखने के लिए कॉपियाँ, और सबसे बड़ी बात मिस्टर कुगलर की तरफ से मारिया तेरेसा नाम की किताब तथा क्रीम से भरे चीज़ के 3 स्लाइस। एना फ्रैंक अपने बर्थडे में मिले हुए गिफ्ट के बारे में बताती हैं कि उन्हें क्या क्या चीज़ें मिली थीं। उन्हें स्प्रिंगर की 5 खंडों वाली कलात्मक इतिहास पुस्तक मिली थी, यानी कि हिस्ट्री की बुक मिली थी। साथ ही चड्डियों का एक सेट मिला था, 2 बेल्ट उन्हें मिली थी, एक रुमाल मिली थी, दही के 2 कटोरे मिले थे, जैम की शीशी मिली थी, शहद वाले 2 छोटे बिस्किट मिले थे और एना फ्रैंक के पेरेंट्स की तरफ से उन्हें वनस्पति विज्ञान की एक किताब मिली थी, यानी कि बॉटनी की एक किताब मिली थी। उनकी बड़ी बहन मार्गोट की तरफ से उन्हें सोने का एक ब्रेसलेट मिला था। वांदान परिवार की तरफ से उन्हें स्टिकर एल्बम मिला था और डसेल की तरफ से बायोमाल्ट और मीठे मटर मिले थे। मीएब की तरफ से उन्हें मिठाई मिली थी। बेब की तरफ से उन्हें मिठाई और लिखने के लिए कॉपियाँ मिली थी और सबसे बड़ी बात ये थी कि मिस्टर कुगलर की तरफ से उन्हें मारिया तेरेसा नाम की किताब मिली थी और क्रीम से भरे चीज़ के 3 स्लाइस मिले थे। पीटर ने पियोनी फूलों का खूबसूरत गुलदस्ता दिया था। पीटर ने क्या दिया था? पियोनी फूल का खूबसूरत गुलदस्ता एना फ्रैंक को उनकी बर्थडे पर दिया था। बेचारे को ये उपहार जुटाने में ही अच्छी खासी मेहनत करनी पड़ी। एना फ्रैंक ने ऐसा क्यों लिखा है? क्योंकि उस वक्त सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था और मार्केट भी अच्छी खासी नहीं थी और किसी भी चीज़ को पाने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ रही थी और इसलिए एना फ्रैंक ने लिखा कि बेचारे पीटर को गिफ्ट जुटाने में अच्छी खासी मेहनत करनी पड़ी, लेकिन वह कुछ और जुटा ही नहीं पाया और इसीलिए पीटर सिर्फ गुलदस्ता के अलावा वो कुछ और एना फ्रैंक को गिफ्ट नहीं दे पाता है। बेहद ख़राब मौसम, लगातार बारिश, हवाएं और उफान पर समुद्र के बावजूद हमले शानदार तरीके से जारी हैं। एना फ्रैंक लिखती हैं कि मौसम बेहद ख़राब था, लगातार बारिश हो रही थी, हवाएं चल रही थीं, उफान पर समुद्र था, लेकिन इन सब के बावजूद भी हमले भी लगातार हो रहे थे। यानी कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान बमबारी भी लगातार हो रही थी। कल चर्चिल, स्मर्ट्स, आइजनहावर तथा आर्मोंड उन फ्रांसीसी गांवों में गए जिन पर ब्रिटिश सैनिकों ने पहले कब्जा कर लिया था और बाद में मुक्त कर दिया। चर्चिल एक टॉर्पीडो नाव में थे। इससे तटों पर गोलाबारी की जाती है। बहुत से लोगों की तरह चर्चिल को भी पता नहीं है डर किस चिड़िया का नाम है, जन्मजात बहादुर। एना फ्रैंक लिखती हैं, कल चर्चिल, स्मर्ट्स, आइजनहावर तथा आर्मोंड उन फ्रांसीसी गांव में गए। यानी कि जिस दिन वो डायरी लिख रही थी उसके एक दिन पहले के बारे में बताती हैं कि चर्चिल, स्मर्ट्स, आइजनहावर तथा आर्मोंड उन फ्रांसीसी गांवों में गए थे जिन गांवों को ब्रिटिश सैनिकों ने पहले कब्जा कर लिया था और बाद में उन्हें फ्री कर दिया था।
चर्चिल के बारे में एना फ्रैंक कहती हैं कि चर्चिल एक टॉर्पीडो नाव में थे। इस नाव से तटों पर गोलीबारी की जाती है। बहुत से लोगों की तरह चर्चिल को भी पता नहीं है, यानी कि एना फ्रैंक कहती हैं कि बहुत सारे लोग बहादुर होते हैं, इसी तरह चर्चिल भी थे। और बहुत सारे लोगों की तरह चर्चिल को भी पता नहीं है था कि डर किस चिड़िया का नाम है। जन्मजात बहादुर, यानी कि चर्चिल किसी से डरते नहीं थे, वो जन्म से ही बहादुर थे। यहाँ हमारी एनेक्सी की किलेबंदी से डच लोगों के मूड की था पाना बहुत मुश्किल है। किलेबंदी मीन्स किसी भी बिल्डिंग को दुश्मनों से बचाने के लिए जो रक्षा करने की जो व्यवस्था की जाती है, रक्षा करने का जो इंतज़ाम किया जाता है, उसे किलेबंदी कहते हैं। और था पाना मीन्स राज जान पाना, भेद जान पाना। एना फ्रैंक कहती हैं कि यहाँ हमारी एनेक्सी की किलेबंदी से, यानी कि उनकी जो एनेक्सी थी वो चारों तरफ से ऐसा इंतज़ाम था कि लोगों को इसके बारे में पता ना चले। इसलिए वो कहती हैं कि हमारी एनेक्सी की किलेबंदी से डच लोगों के मूड की था पाना बहुत मुश्किल है, यानी कि डच लोगों के दिल में कौन से राज हैं, डच लोगों के दिल में कौन से भेद हैं, इसे जान पाना बहुत मुश्किल है। इस बात में कोई शक नहीं कि लोग बाग बैठे ठाले भी खुश रह लेते हैं, यानी कि इस बात में कोई शक नहीं है कि लोग किसी भी हाल में खुश रह लेते हैं। ब्रिटिश सैनिकों ने आखिर अपनी कमर कस ही ली है और अपने मकसद को पूरा करने के लिए निकल पड़े हैं। एना फ्रैंक कहती हैं कि जो ब्रिटिश सैनिक थे उन्होंने आखिर अपनी कमर कस ली है, यानी कि वो पूरे तरीके से तैयार हो चुके हैं और अपने मकसद को पूरा करने के लिए वो निकल पड़े हैं। जो लोग ये दावे करते फिर रहे हैं कि वे ब्रिटिश द्वारा कब्जा किए जाने के पक्ष में नहीं हैं, नहीं जानते कि वे कितनी गलती पर हैं। एना फ्रैंक लिखती हैं कि जो लोग ये दावे करते रहते हैं कि वे ब्रिटिश के जरिए कब्जा किए जाने वाली जगह के फेवर में नहीं हैं, वो नहीं जानते हैं कि वे कितनी गलती पर हैं। उनके तर्क का कारण इतना भर है, ब्रिटिश को लड़ते रहना चाहिए, संघर्ष करना चाहिए और हॉलैंड को आज़ाद कराने के लिए अपने शूरवीर सैनिकों की शहादत के लिए आगे आना चाहिए। जब उनसे ये पूछा जाता था कि वो ब्रिटिश के ज़रिए कब्ज़ा किए जाने वाले जगह के फेवर में क्यों नहीं है, उनके पक्ष में क्यों नहीं है, तो वो तर्क देते थे। वो क्या तर्क देते थे कि ब्रिटिश को लड़ते रहना चाहिए, संघर्ष करना चाहिए और हॉलैंड को आज़ाद कराने के लिए अपने शूरवीर सैनिकों की शहादत के लिए आगे आना चाहिए, यानी कि हॉलैंड को आज़ाद कराने के लिए अपने बहादुर सैनिकों की कुर्बानी के लिए आगे आना चाहिए। हॉलैंड के साथ साथ कब्जे वाले दूसरे देशों को भी आज़ाद कराना चाहिए, लेकिन उसके बाद ब्रिटिश को हॉलैंड में रुकना नहीं चाहिए। साथ ही वो लोग क्या तर्क देते थे, वो लोग ये तर्क देते थे कि ब्रिटिश सैनिक को हॉलैंड के साथ साथ दूसरे देशों को भी आज़ाद कराना चाहिए, लेकिन उसके बाद ब्रिटिश को हॉलैंड में रुकना नहीं चाहिए। इसके बजाय उन्हें चाहिए कि वे सभी कब्जे वाले देशों से हाथ जोड़ कर माफ़ी मांगे, डच ईस्ट इंडीज़ को उसके सही हकदारों के हाथों में सौंपे और थके टूटे हारे और लूटे पीटे अपने देश ब्रिटेन में लौट जाएं। एना फ्रैंक कहती हैं कि ऐसे लोग जो ब्रिटिश सैनिक के जरिए कब्ज़ा किए हुए जगहों के पक्ष में नहीं थे, उनका कहना ये था कि ब्रिटिश सैनिक हॉलैंड के साथ साथ दूसरे देशों को भी आज़ाद कराए, यानी दूसरे देश जो कब्ज़े में हैं उन्हें भी आज़ाद कराए, लेकिन आज़ाद कराने के बाद ब्रिटिश को हॉलैंड में रुकना नहीं चाहिए, बल्कि उन्हें चाहिए कि वे सभी कब्ज़े वाले देशों से हाथ जोड़ कर माफ़ी मांगे, यानी कि जिन जगहों को कब्ज़ा कर लिया गया था उन जगहों को पहले वो आज़ाद कराए और फिर उनसे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगे। और साथ ही डच ईस्ट इंडीज़ को उसके सही हकदारों के हाथों में सौंपे, यानी कि जो सही हकदार हैं डच ईस्ट इंडीज़ के, उनके हाथों में डच ईस्ट इंडीज़ को सौंपे और थके टूटे हारे और लूटे पीटे, यानी कि कौन थके टूटे हारे लूटे पीटे, ब्रिटिश सैनिक के बारे में कहा गया है कि वो पहले तो सबको आज़ाद कराए, फिर सबसे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगे, फिर डच ईस्ट इंडीज़ को उनके सही हकदारों के हाथों में लौटे सौंपे और थक हार कर टूटे हारे और लूटे पीटे अपने देश ब्रिटेन में लौट जाएं। मूर्खों की कहीं कोई कमी नहीं है। एना फ्रैंक ऐसे लोगों के बारे में कहती हैं कि बेवकूफ़ों की कहीं कोई कमी नहीं है जो ब्रिटिश सैनिक के बारे में ऐसा सोचते हैं।
इसके बावजूद जैसा कि मैंने कहा कुछ एक समझदार डच लोगों की भी कमी नहीं है। और इसके बाद वो कहती हैं कि जैसा कि उन्होंने कहा कुछ समझदार डच लोग भी होते हैं और उनमें कमी नहीं है। अगर ब्रिटिश ने जर्मनी के साथ शांति समझौता यानी शांति संधि पर हस्ताक्षर कर लिए होते तो हॉलैंड और उसके पड़ोसी देशों का क्या हाल हुआ होता। उसके पास ऐसा करने के बहुत मौके मौजूद थे। एन फ्रैंक कहती हैं कि ब्रिटिश के पास ऐसा करने के यानी कि शांति समझौता करने के बहुत मौके मौजूद थे। हॉलैंड जर्मनी बन चुका होता और तब यह होना ही समाप्ति का संकेत होता। एन फ्रैंक लिखती हैं कि अगर समझौता हो चुका होता तो हॉलैंड जर्मनी बन चुका होता और तब ये होना ही यानी कि संधि होना ही समाप्ति का संकेत होता। किसके समाप्ति का संकेत होता? हॉलैंड और उसके पड़ोसी देशों का सब कुछ खत्म हो जाने का संकेत। और चूंकि हॉलैंड जर्मनी बन चुका होता, अगर ये संधि हो गई होती, हॉलैंड जर्मनी बन चुका होता और सब कुछ खत्म हो जाने का संकेत होता, यानी कि संधि होने की वजह से ही सब कुछ खत्म हो जाता और हॉलैंड और उसके पड़ोसी देश जर्मनी बन चुके होते। ऐसे सभी डच लोग जो अभी भी ब्रिटिश को हिकारत से देखते हैं, ब्रिटेन की खिल्ली उड़ाते हैं, उसके बुढ़ाती लॉर्डों की सरकार को ताने मारते हैं, उन्हें कायर कहते हैं, इसके बावजूद जर्मनों से नफरत करते हैं, एक अच्छा खासा सबक सिखाने के लायक है। उनकी जमकर मरम्मत की जानी चाहिए, तभी हमारे जंग लगे दिमाग खुलेंगे, उनमें जोश आएगा। एन फ्रैंक लिखती हैं कि ऐसे सभी डच लोग जो अभी भी ब्रिटिश को नफ़रत की नज़र से देखते हैं, ब्रिटेन का मजाक उड़ाते हैं और ब्रिटेन के बुढ़ाते लॉर्डों की सरकार को ताने मारते हैं। लॉर्ड मीन्स ब्रिटेन में कौन सी सरकार है? राजशाही सरकार है और वहाँ के किंग ही सरकार चलाते हैं। और इसीलिए एन फ्रैंक लिखती हैं कि ऐसे सभी डच लोग जो ब्रिटेन के बूढ़े हुए लॉर्ड की सरकार को ताने मारते हैं, उन्हें कायर कहते हैं, यानी कि वहाँ के जो लॉर्ड हैं, वहाँ के जो किंग हैं, वो बूढ़े हो गए हैं और डच लोग सरकार को ताने मारते हैं, उन्हें कायर कहते हैं, इसके बावजूद जर्मनों से नफरत करते हैं। इन्हें अच्छा खासा सबक सिखाने के लायक है, यानी कि डच लोग एक अच्छा खासा सबक सिखाने के लायक है। उनकी जमकर मरम्मत की जानी चाहिए। किसकी जमकर मरम्मत की जानी चाहिए? डच लोगों की जमकर मरम्मत की जानी चाहिए, तभी हमारे जंग लगे दिमाग खुलेंगे। एन फ्रैंक लिखती हैं कि ऐसे डच की जमकर मरम्मत करनी चाहिए, इसलिए तभी हमारे जंग लगे दिमाग खुलेंगे, यानी हमारे दिमाग में जो बातें चलती, जो डच लोगों के दिमाग में बातें चलती हैं, जो वो तर्क देते हैं, ऐसे दिमाग जंग लगे दिमाग खुलेंगे और उनमें जोश आएगा। मेरे दिमाग में हर समय इच्छाएं, विचार, आरोप तथा डांट फटकार ही चक्कर खाते रहते हैं। मैं सचमुच उतनी घमंडी नहीं हूँ जितना लोग मुझे समझते हैं। एन फ्रैंक अब अपने बारे में कहती हैं कि उनके दिमाग में हर समय इच्छाएं चलती रहती थीं, विचार चलते रहते थे, आरोप चलते रहते थे। आरोप कौन से? जो उनकी फैमिली उनके ऊपर आरोप लगाते थे, जो उस फैमिली के साथ दूसरे रहते थे, दूसरी फैमिली रहती थी, वो भी उनके ऊपर आरोप लगाते थे और डांटते फटकारते थे। और यही सब बातें, आरोप, डांट फटकार एन फ्रैंक के दिमाग में चलते रहते थे। और वो कहती हैं कि वो सचमुच इतनी ज़्यादा घमंडी नहीं थी जितना सभी लोग उन्हें समझते थे। मैं किसी और की तुलना में अपनी कई कमज़ोरियों और खामियों को बेहतर तरीके से जानती हूँ, यानी कि दूसरे जो उनकी कमी बताते थे, उनकी कमज़ोरी बताते थे, उनके कंपैरिजन में एन फ्रैंक अपनी कमज़ोरियों और खामियों को बेहतर तरीके से जानती थी। लेकिन एक फ़र्क है, मैं जानती हूँ कि मैं खुद को बदलना चाहती हूँ, बदलूँगी और काफ़ी हद तक बदल चुकी हूँ। एन फ्रैंक लिखती हैं कि लेकिन उनमें, यानी कि जो उनमें जो उन्हें डांटते थे, फटकारते थे, आरोप लगाते थे, जो उनकी कमज़ोरी बताते थे, खामी बताते थे, उनमें और एन फ्रैंक में एक फ़र्क ये था कि एन फ्रैंक जानती थी कि वो खुद को बदलना चाहती थी, वो बदलेंगी और काफ़ी हद तक वो बदल चुकी थी। तब ऐसा क्यों है, मैं अपने आप से ये सवाल पूछती हूँ कि लोग मुझे अभी भी इतना नाक घुसेड़ू और अपने आप को तीसमार खां समझने वाली क्यों मानते हैं। एन फ्रैंक लिखती हैं कि तब ऐसा क्यों है, वो खुद से सवाल पूछती हैं कि लोग उन्हें अभी भी इतना नाक घुसेड़ू क्यों समझते हैं, उन्हें तीसमार खां क्यों समझते हैं।
यानी कि अभी भी लोग उन्हें किसी बात पर टोकने वाली और अपने आप को महान समझने वाली क्यों मानते हैं। क्या मैं वाकई अक्खड़ हूँ? वो खुद से क्वेश्चन कर रही हैं कि क्या वो वाकई अक्खड़ थीं? क्या मैं ही अकेली अक्खड़ हूँ या वे सभी हैं? और वो कहती हैं कि क्या वही सिर्फ अकेली अक्खड़ थी या वे सब भी अक्खड़ हैं जो उनके ऊपर आरोप लगाते हैं। यह सब वाहियात लगता है, मुझे पता है। एन फ्रैंक लिखती हैं कि ये सब बेकार लगता है, उन्हें पता है, लेकिन मैं ऊपर लिखा ये आखिरी वाक्य काटने वाली नहीं। एन फ्रैंक लिखती हैं कि लेकिन उन्होंने जो लिखा है वो आखिरी सेंटेंस वो काटने वाली नहीं है। ये वाक्य इतना मूर्खतापूर्ण नहीं है जितना लगता है। और वो क्या कहती हैं कि जो आखिरी सेंटेंस उन्होंने लिखा था ये इतना ज़्यादा बेवकूफ़ी वाला नहीं है जितना लगता है। मुझ पर हमेशा आरोपों की बौछार करते रहने वाले दो लोग हैं, मिसेस वान दान और डेसेल। उनके बारे में सबको पता है कि वे कितने जड़ बुद्धि हैं। एन फ्रैंक लिखती हैं कि उनके ऊपर कौन आरोपों की बौछार करते थे। उनके ऊपर हमेशा दो लोग आरोपों की बौछार करते थे। वो कौन थे? वो मिसेस वान दान थी और डेसेल थे। उनके बारे में सबको पता है, यानी कि फैमिली में सबको पता है कि वे कितने जड़ बुद्धि हैं, मूर्ख, जिसके आगे कोई विशेषण लगाने की ज़रूरत नहीं। मूर्ख लोग आमतौर पर इस बात को सहन नहीं कर पाते कि कोई उनसे बेहतर काम करके दिखाए। एन फ्रैंक लिखती हैं कि बेवकूफ़, जिसके आगे कोई विशेषण लगाने की ज़रूरत नहीं है। और वो बेवकूफ़ किसे कहती हैं? मिसेस वान दान और डेसेल को कहती हैं। मूर्ख लोग आमतौर पर इस बात को सहन नहीं कर पाते कि कोई उनसे बेहतर काम करके दिखाए। वो कहती हैं कि बेवकूफ़ लोग आमतौर पर इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पाते कि कोई उनसे बेहतर काम करके दिखाए। और इसका सबसे बढ़िया उदाहरण ये दो जड़मती मिसेस वान दान और मूर्खाधिराज डेसेल हैं। और वो एग्जाम्पल देते हुए कहती हैं कि इसका सबसे बढ़िया उदाहरण, किसका सबसे बढ़िया उदाहरण? कि किसी के बेहतर काम करने को सहन ना करना। ये जो बातें हैं इसका एग्जाम्पल देते हुए वो कहती हैं कि इसके एग्जाम्पल कौन है? मिसेस वान दान है और डेसेल है। उन्होंने मिसेस वान दान को जड़मती कहा है और डेसेल को क्या कहा है? मूर्खाधिराज, यानी बेवकूफ़ों का अधिकार रखने वाला राजा। मिसेस वान दान मुझे इसलिए मूर्ख समझती हैं क्योंकि मैं उनके जितनी बीमारियों की शिकार नहीं हूँ। वे मुझे अक्खड़ समझती हैं क्योंकि वे मुझसे भी ज़्यादा अक्खड़ हैं। वे समझती हैं कि मेरी पोशाकें छोटी पड़ गई हैं क्योंकि उनकी पोशाकें और भी ज़्यादा छोटी पड़ गई हैं। एन फ्रैंक लिखती हैं कि मिसेस वान दान एन फ्रैंक को इसलिए बेवकूफ़ समझती थी क्योंकि एन फ्रैंक मिसेस वान दान की तरह ज़्यादा बीमारियों के शिकार नहीं थी। और मिसेस वान दान एन फ्रैंक को अक्खड़ समझती थी क्योंकि मिसेस वान दान एन फ्रैंक से भी ज़्यादा अक्खड़ थीं। वे समझती हैं कि मेरी पोशाकें छोटी पड़ गई हैं क्योंकि उनकी पोशाकें और भी ज़्यादा छोटी पड़ गई हैं। एन फ्रैंक लिखती हैं कि मिसेस वान दान ये समझती हैं कि एन फ्रैंक की पोशाकें छोटी पड़ गई हैं क्योंकि मिसेस वान दान की पोशाक और भी ज़्यादा छोटी पड़ गई है। और वे समझती हैं कि मैं अपने आप को कुछ ज़्यादा ही 30 मार्का समझती हूँ। और एन फ्रैंक लिखती हैं कि मिसेस वान दान ये समझती हैं कि एन फ्रैंक अपने आप को कुछ ज़्यादा ही स्मार्ट समझती हैं, कुछ ज़्यादा ही महान समझती हैं क्योंकि वे उन विषयों पर मुझसे भी 2 गुना ज़्यादा बोलती हैं जिनके बारे में वे खाक भी नहीं जानती। एन फ्रैंक लिखती हैं कि मिसेस वान दान एन फ्रैंक को क्यों 30 मार्का समझती थी, क्यों ऐसा समझती थी कि एन फ्रैंक अपने आप को महान समझती है, अपने आप को स्मार्ट समझती है? क्योंकि मिसेस वान दान उन विषयों पर एन फ्रैंक से भी 2 गुना ज़्यादा बोलती थी जिनके बारे में मिसेस वान दान को नॉलेज भी नहीं थी। यह बात डेसेल पर भी फिट होती है, लेकिन मेरी प्रिय कहावत है, जहाँ आग होगी धुआं भी वहीं होगा। और मुझे ये मानने में रत्ती भर भी संकोच नहीं है कि मैं सब कुछ जानती हूँ। एन फ्रैंक लिखती हैं कि ये जो बात है 2 गुना ज़्यादा बोलना और एन फ्रैंक को अक्खड़ मानना, ये बात डेसेल पर भी फिट होती है, लेकिन एन फ्रैंक की प्रिय कहावत है, जहाँ आग होगी धुआं भी वहीं होगा। और
मुझे यह मानने में रत्ती भर भी संकोच नहीं है कि मैं सब कुछ जानती हूँ। और एना फ्रैंक लिखती हैं कि उन्हें यानी एना फ्रैंक को ये मानने में ज़रा सा भी संकोच नहीं है कि वो सब कुछ जानती हैं। मेरे व्यक्तित्व के साथ सबसे मुश्किल बात यह है कि मैं किसी भी और व्यक्ति की तुलना में अपने आप को सबसे धिक्कारती हूँ। यदि माँ अपनी सलाहें देना शुरू कर देती हैं तो उनके उपदेशों की पोटली इतनी भारी हो जाती है कि मुझे डर लगने लगता है कैसे होगी इससे मुक्ति। जब तक ऐन का वही पुराना रूप सामने नहीं आ जाता मुझे कोई नहीं समझता। एना फ्रैंक लिखती हैं कि उनकी पर्सनालिटी के साथ सबसे मुश्किल बात ये थी कि एना फ्रैंक किसी भी और व्यक्ति की कंपैरिजन में अपने आप को सबसे धिक्कारती हैं। यानी कि दूसरा आदमी जितना नहीं धिक्कारता वो अपने आप को सबसे ज़्यादा धिक्कारती थी। एना फ्रैंक लिखती हैं कि अगर माँ अपनी सलाहें देना शुरू कर देती हैं तो उनके उपदेशों की पोटली यानी कि एना फ्रैंक की माँ उन्हें सलाह देती थी, उपदेश देती थी और इतना ज़्यादा सलाह और उपदेश देती थी कि एना फ्रैंक लिखती हैं कि उनकी उपदेशों की पोटली इतनी भारी हो जाती थी कि एना फ्रैंक को डर लगता था कि कैसे होगी इससे मुक्ति। जब तक ऐन का वही पुराना रूप सामने नहीं आ जाता और एना फ्रैंक खुद को बदलना चाहती थी, खुद बहुत हद तक बदल चुकी थी, लेकिन जब वो उपदेश सुनती थी तो उनका वही पुराना रूप सामने आ जाता था। वो कहती थी मुझे कोई नहीं समझता। यह वाक्य मेरा हिस्सा है। बेशक लगे कि ऐसा नहीं होगा फिर भी इसमें थोड़े से सच का अंश है। इसलिए वो क्या सोचती हैं कि उन्हें कोई नहीं समझता और वो कहती हैं कि ये जो वाक्य है ये वाक्य उनका हिस्सा था। बेशक लगे कि ऐसा नहीं होगा यानी कि हर कोई उन्हें समझता होगा फिर भी इसमें थोड़े से सच का अंश है। लेकिन फिर भी चूँकि वो समझती थी कि उन्हें कोई नहीं समझता इसलिए वो कहती हैं कि इस वाक्य में थोड़े से सच का अंश है यानी थोड़ी सी इसमें सच्चाई है कि कोई एना फ्रैंक को नहीं समझता। कई बार तो मैं अपने आप को प्रताड़ित करते हुए इतनी गहरे उतर जाती हूँ कि सांत्वना के दो बोल सुनने के लिए तरस जाती हूँ कि कोई आए और मुझे इससे उबारे। एना फ्रैंक लिखती हैं कि कई बार तो ऐसा होता था कि वो खुद को ही सजा देती थी और इतना गहरा उतर जाती थी, इतना वो खुद को प्रताड़ित करती थी, इतना वो खुद को सजा देती थी कि सांत्वना के दो बोल सुनने के लिए तरस जाती थी। वो सोचती थी कि कोई आए और उन्हें सांत्वना दे और उन्हें इस दुख से उभारे जो वो सोचती हैं कि लोग उन्हें नहीं समझते हैं, इससे उन्हें उबारे। काश कोई तो होता जो मेरी भावनाओं को गंभीरता से समझ पाता। एना फ्रैंक लिखती हैं कि काश कोई तो होता जो उनके इमोशन को समझ पाता। अफसोस ऐसा व्यक्ति मुझे अब तक नहीं मिला है इसलिए तलाश जारी रहेगी। एना फ्रैंक क्या लिखती हैं? एना फ्रैंक लिखती हैं कि उन्हें ऐसा व्यक्ति नहीं मिला है जो उनके इमोशन को समझ पाए और इसलिए तलाश जारी है। किसकी तलाश जारी है? ऐसे व्यक्ति की जो उनके इमोशन को समझ पाए। मुझे पता है तुम पीटर के बारे में सोचकर हैरान हो रही हो। नहीं क्या किटी, मैं मानती हूँ कि ये सच है कि पीटर मुझे प्यार करता है, गर्लफ्रेंड की तरह नहीं बल्कि एक दोस्त की तरह। एना फ्रैंक लिखती हैं अपनी डायरी से कहती हैं कि मुझे पता है तुम पीटर के बारे में सोचकर हैरान हो रही हो। नहीं क्या किटी, यानी कि एना फ्रैंक ने पहले क्या लिखा था? एना फ्रैंक ने लिखा था कि कोई उन्हें नहीं समझता और फिर वो अपने डायरी से कहती हैं कि तुम पीटर के बारे में सोच रही होगी कि क्या पीटर भी एना फ्रैंक को नहीं समझता। एना फ्रैंक लिखती हैं कि वो मानती थी कि ये सच है कि पीटर एना फ्रैंक से प्यार करता था, लेकिन गर्लफ्रेंड की तरह नहीं बल्कि एक दोस्त की तरह। उसका स्नेह दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा है, लेकिन कई बार कोई रहस्यमयी ताकत हम दोनों को पीछे की तरफ खींचती है। मैं नहीं जानती कि वो कौन सी शक्ति है। एना फ्रैंक लिखती हैं कि पीटर का स्नेह, पीटर का प्यार दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है, लेकिन कई बार कोई रहस्यमयी ताकत, कोई सीक्रेट ताकत उन दोनों को पीछे की तरफ खींचती है। एना फ्रैंक नहीं जानती थी कि वो कौन सी ताकत है। कई बार मैं सोचती हूँ कि मैं उसके पीछे जिस तरह प्रेम दीवानी बनी रहती हूँ उसे बढ़ा चढ़ा कर बता रही हूँ, लेकिन ये सच नहीं है। एना फ्रैंक लिखती हैं कि कई बार वो सोचती थी कि उसके पीछे यानी कि पीटर के पीछे जिस तरह वो प्रेम दीवानी बनी रहती हैं, यानी कि वो
वो भी पीटर से प्रेम करती थी और उसे बढ़ा चढ़ाकर बता रही थी, लेकिन ये सच नहीं है। यानी कि वो इतनी प्रेम दीवानी नहीं थी। इसका कारण ये है कि अगर मैं उसके कमरे में 1-2 दिन के लिए ना जा पाऊँ तो मेरी बुरी हालत हो जाती है। एन फ्रैंक लिखती हैं कि इसकी वजह ये है कि अगर एन फ्रैंक पीटर के कमरे में 1-2 दिन के लिए ना जाए तो एन फ्रैंक की बुरी हालत हो जाती है। मैं उसके लिए तड़पने लगती हूँ। पीटर अच्छा और भला लड़का है, लेकिन उसने मुझे कई तरह से निराश किया है। एन फ्रैंक लिखती हैं कि एन फ्रैंक उसके लिए तड़पने लगती थी, यानी कि वो चाहती थी कि पीटर उनसे मिले। पीटर अच्छा और भला लड़का था, लेकिन उसने एन फ्रैंक को कई तरह से निराश किया था। धर्म के प्रति उसकी नफ़रत, खाने के बारे में उसका बातें करना और इस तरह की और कई बातें मैं बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। और किस तरह से पीटर एन फ्रैंक को निराश उसने किया था। धर्म के प्रति उसकी नफ़रत, यानी पीटर धर्म के प्रति नफ़रत रखता था। खाने के बारे में उसका बातें करना और इस तरह की और कई बातें एन फ्रैंक बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। इसके बावजूद मुझे पक्का यकीन है कि हमने जो वादा किया है कि कभी झगड़ेंगे नहीं, हम उस पर हमेशा टिके रहेंगे। एन फ्रैंक लिखती हैं कि हालांकि पीटर ने उसे कई तरह से निराश किया था, वो पीटर को पसंद भी करती थी, वो पीटर से प्रेम भी करती थी और इसके बावजूद एन फ्रैंक को यकीन था कि उन्होंने जो वादा किया है कि वो कभी झगड़ेंगे नहीं और उस पर हमेशा टिके रहेंगे। पीटर शांतिप्रिय, सहनशील और बेहद सहज आत्मीय व्यक्ति है। एन फ्रैंक पीटर के बारे में कहती हैं कि पीटर शांतिप्रिय व्यक्ति था, सहनशील व्यक्ति था और बेहद सहज आत्मीय व्यक्ति था, यानी कि सुलझा हुआ व्यक्ति था। वह मुझे कई ऐसी बातें भी कह लेने देता है जिन्हें कहने की वो अपनी मम्मी को भी इजाज़त ना देता। वह दृढ़ निश्चयी होकर इस मुहिम पर जुटा हुआ है कि वो अपने पर लगे हुए सभी इल्ज़ामों से अपने आप को पाक साफ करे और अपने काम काज में सलीका लाए। एन फ्रैंक लिखती हैं कि वो इतना सुलझा हुआ व्यक्ति था कि वो एन फ्रैंक को कई ऐसी बातें भी कह लेने देता था जिन्हें कहने की वो अपनी माँ को भी इजाज़त नहीं देता था। वो दृढ़ निश्चयी होकर इस मुहिम पर जुटा हुआ था कि वो अपने ऊपर लगे सभी इल्ज़ामों को हटा पाए, अपने आप को पाक साफ करे, यानी कि अपने ऊपर से इल्ज़ाम को हटाए और अपने काम काज में सलीका लाए। इसके बावजूद वो अपने भीतरी स्व को मुझसे छुपाता क्यों है और मुझे कभी भी इस बात की अनुमति नहीं देता कि मैं उसमें झांकूं। और इसके बावजूद वो अपने भीतरी स्व को एन फ्रैंक से छुपाता क्यों है, यानी कि खुद की फीलिंग को वो एन फ्रैंक से क्यों छुपाता है, खुद को वो एन फ्रैंक से क्यों छुपाता है और एन फ्रैंक को कभी भी इस बात की इजाज़त नहीं देता कि वो एन फ्रैंक उसमें इंटरफेयर करे, उसकी बातों में इंटरफेयर करे। निश्चय ही वह मेरी तुलना में ज़्यादा घुन्ना है, लेकिन मैं अनुभव से जानती हूँ, हालांकि मुझ पर लगातार ये आरोप लगाया जाता है कि जो कुछ भी जानना चाहिए वह मैं थ्योरी में जानती हूँ, व्यवहार में नहीं, कि कई बार ऐसे घुन्ने लोग भी जिनसे संवाद कर पाना बहुत मुश्किल होता है, अपनी बात किसी से कह पाने की उत्कट चाह लिए होते हैं। एन फ्रैंक लिखती हैं कि बेशक पीटर एन फ्रैंक की कंपैरिजन में ज़्यादा घुन्ना है। घुन्ना मीन्स अपनी बातों को खुद तक ही रखना, लेकिन एन फ्रैंक अनुभव से जानती थी। क्या अनुभव से जानती थी? कि कई बार ऐसे घुन्ने लोग भी जिनसे बात करना मुश्किल होता है, अपनी बात किसी से कह पाने की उत्कट चाह लिए होते हैं, यानी कि वो भी चाहते हैं कि वो अपनी बात दूसरों को कहे। एन फ्रैंक लिखती हैं कि हालांकि एन फ्रैंक पर लगातार ये आरोप लगाया जाता था कि जो कुछ भी जानना चाहिए वो एन फ्रैंक थ्योरी में जानती है, व्यवहार में नहीं जानती, लेकिन अपने अनुभव से वो जानती थी कि कई बार ऐसे घुन्ने लोग भी जिनसे बात कर पाना बहुत मुश्किल होता है, वो भी अपनी बात किसी से कह पाने की चाह लिए होते हैं। पीटर और मैंने दोनों ने अपने चिंतनशील बरस एनेक्सी में ही बिताए हैं। हम अक्सर भविष्य, वर्तमान और अतीत की बातें करते हैं, लेकिन जैसा कि मैं तुम्हें बता चुकी हूँ, मैं असली चीज़ की कमी महसूस करती हूँ
और जानती हूँ कि वो मौजूद है। एना फ्रैंक लिखती हैं कि पीटर और एना फ्रैंक दोनों ने अपने चिंतनशील बरस यानी कि सोचने वाले बरस, चिंता वाले साल एनेक्सी में ही बिताए हैं। हम अक्सर भविष्य, वर्तमान और अतीत की बातें करते हैं। एना फ्रैंक लिखती हैं कि पीटर और एना फ्रैंक अक्सर फ्यूचर, प्रेजेंट और पास्ट की बातें करते रहते थे। लेकिन जैसा कि मैं तुम्हें बता चुकी हूँ, मैं असली चीज़ की कमी महसूस करती हूँ और जानती हूँ कि वो मौजूद है। एना फ्रैंक अपनी डायरी से कहती हैं कि लेकिन जैसा कि मैं तुम्हें बता चुकी हूँ कि मैं असली चीज़ की कमी महसूस करती हूँ, यानी कि एना फ्रैंक असली चीज़ की कमी महसूस करती थी और जानती थी कि वो मौजूद है। कौन सी असली चीज़ की कमी महसूस करती थी? नेचर की वो कमी महसूस करती थी, क्योंकि वो एनेक्सी में ही थी। क्या इसका कारण ये है कि मैं अरसे से बाहर नहीं निकली हूँ और प्रकृति के लिए पागल हुई जा रही हूँ? एना फ्रैंक लिखती हैं कि क्या इसकी वजह ये है कि वो सालों से बाहर नहीं निकली थी और नेचर के लिए पागल हुई जा रही थी। मैं उस वक्त को याद करती हूँ जब नीला आसमान, पक्षियों के चहचहाने की आवाज़, चांदनी और खिलती कलियाँ, इन चीज़ों ने मुझे कभी भी अपने जादू से बांधा ना होता। एना फ्रैंक लिखती हैं कि वो उस वक्त को याद करती थीं जब वो एनेक्सी में नहीं आई थीं और वो अपने ही बिल्डिंग में रहा करती थीं और उस वक्त नीला आसमान था, पक्षियों के चहचहाने की आवाज़ सुनती थी, चांदनी और खिलती कलियां देखती थीं। इन चीज़ों ने एना फ्रैंक को कभी भी अपने जादू से बांधा ना होता। मेरे यहाँ आने के बाद चीज़ें बदल गई हैं और जब से वो एनेक्सी में आई थी, सारी चीज़ें बदल गई थीं। उदाहरण के लिए छुट्टियों के दौरान की बात है, बेहद गर्मी थी। मैं रात के 11:30 बजे तक ज़बरदस्ती आंखें खोले बैठी रही ताकि मैं अपने अकेले के बूते पर अच्छी तरह चांद को देख सकूं। एना फ्रैंक कहती हैं कि एग्जाम्पल के लिए छुट्टियों के दौरान की बात है, बेहद गर्मी थी। एना फ्रैंक रात के 11:30 बजे तक ज़बरदस्ती आंखें खोले बैठी रहीं, यानी ज़बरदस्ती वो जाग कर बैठी रहीं ताकि वो अकेले अपने बूते पर अच्छी तरह चांद को देख सके। अफसोस, मेरी सारी मेहनत बेकार गई। चौंध इतनी ज़्यादा थी कि खिड़की खोलने का जोखिम नहीं लिया जा सकता था। एना फ्रैंक लिखती है कि अफसोस, उनकी सारी मेहनत बेकार गई। क्यों? क्योंकि चांदनी रात इतनी ज़्यादा थी कि खिड़की खोलने का जोखिम नहीं लिया जा सकता था। कई महीने बाद एक और मौका ऐसा आया था। उस रात मैं ऊपर वाली मंजिल पर थी, खिड़की खुली हुई थी। एना फ्रैंक लिखती हैं, कई महीने बाद एक और मौका ऐसा आया था, यानी कि नेचर को महसूस करने का मौका आया था। उस रात एना फ्रैंक ऊपर वाली मंजिल पर थी, खिड़की खुली हुई थी। जब तक खिड़की बंद करने का वक्त नहीं हो गया, मैं वहीं बैठी रही और जब तक खिड़की बंद करने का वक्त नहीं हो गया, एना फ्रैंक वहीं बैठी रही। यह गहरी सांवली बरसात की रात थी। तेज हवाएं चल रही थीं, बादलों के बीच लुका छिपी चल रही थी। वो कैसी रात थी? वो गहरी रात थी, सांवली बरसात की रात थी। तेज हवाएं चल रही थीं और बादलों के बीच लुका छिपी चल रही थी, यानी कि आसमान में बादल भरे हुए थे। इस सारे नज़ारे ने मुझे मंत्रमुग्ध कर दिया था। पिछले 1.5 बरस में ये पहली बार हो रहा था कि मैं आमने सामने रात से साक्षात्कार कर रही थी। एना फ्रैंक लिखती हैं कि ये जो नज़ारे थे, इससे वो अट्रैक्ट हो गई थी और पिछले 1.5 साल में ये पहली बार हो रहा था कि एना फ्रैंक आमने सामने रात से साक्षात्कार कर रही थी, यानी कि वो रात को देख रही थी। उस शाम के बाद प्रकृति से साक्षात्कार करने की मेरी चाह लगातार बढ़ती गई थी और चूँकि वो अट्रैक्ट हो गई थी, उस शाम के बाद नेचर से मिलने की उनकी चाह लगातार बढ़ती गई थी। तब मुझे चोर, उचक्कों, मोटे काले चूहे या पुलिस के छापे का भी डर नहीं रहा था। मैं अकेले ही नीचे चली गई थी और रसोई तथा प्राइवेट ऑफिस की खिड़की से प्रकृति के नज़ारे देखती रही थी। एना फ्रैंक लिखती हैं कि वो नेचर से इतनी अट्रैक्ट हो गई थी कि वो अकेले ही नीचे चली गई थी और रसोई तथा प्राइवेट ऑफिस की खिड़की से नेचर के नज़ारे देखती रही थी। कई लोग सोचते हैं कि प्रकृति सुंदर होती है। कई लोग समय समय पर तारों भरे आसमान के तले सोते हैं। एना फ्रैंक लिखती हैं, कई लोग सोचते हैं नेचर सुंदर होती है, नेचर खूबसूरत होती है। कई लोग वक्त वक्त पर तारों भरे आसमान के तले सोते हैं और कई लोग अस्पतालों और जेलों में उस दिन की राह देखते
रहते हैं कि वे कब आज़ाद होंगे। यानी कि एने फ्रैंक लिखती हैं कि कई लोग अस्पतालों में रहते हैं, वो सोचते हैं कि वो कब अस्पताल से निकले। जो लोग जेल में रहते हैं वो लोग सोचते हैं कब वो लोग जेल से निकले, कि वे कब आज़ाद होंगे और वो निकलने के बाद ख़ुद को आज़ाद महसूस करें और वे फिर से प्रकृति के इस अनूठे उपहार का आनंद ले पाएंगे। और अस्पताल में रहने वाले और जेल में रहने वाले लोग जब आज़ाद हो जाएंगे, वो फिर से नेचर के इस अनूठे उपहार का आनंद ले पाएंगे। प्रकृति गरीब अमीर के बीच कोई भेदभाव नहीं करती। एने फ्रैंक लिखती हैं कि जो नेचर है वो गरीब अमीर के बीच कंपैरिजन नहीं करती, भेदभाव नहीं करती। यह मेरी कल्पना मात्र नहीं है। आसमान, बादलों, चांद और तारों की तरफ देखना मुझे शांति और आशा की भावना से सराबोर कर देता है। एने फ्रैंक लिखती हैं, ये सिर्फ कल्पना मात्र नहीं है, इमेजिन नहीं है। आसमान, बादल, चांद और तारे की तरफ देखना एने फ्रैंक को शांति और आशा की भावना से सराबोर कर देता है। यानी कि एने फ्रैंक को शांति मिलती है। यह वैलेरियन या ब्रोमाइड की तुलना में आजमाया हुआ बेहतर नुस्खा है, शांति पाने की रामबाण दवा। एने फ्रैंक लिखती हैं कि वैलेरियन और ब्रोमाइड दवा थी जो शांति पाने के लिए यूज़ की जाती थी, लेकिन जो नेचर होती है वो इन दवा के मुकाबले से ज़्यादा बेहतर नुस्खा है। प्रकृति मुझे विनम्रता का उपहार देती है और इससे मैं बड़े से बड़ा धक्का भी हिम्मत के साथ झेल जाती हूँ। एने फ्रैंक लिखती हैं कि नेचर एने फ्रैंक को विनम्रता यानी सिंपैथी का उपहार देती है, यानी गिफ्ट देती है, और इससे एने फ्रैंक बड़े से बड़ा धक्का भी यानी बड़े से बड़ा प्रॉब्लम भी हिम्मत के साथ झेल जाती हैं। लेकिन किस्मत का लिखा यही है, कुछ एक दुर्लभ अवसरों को छोड़कर मैं मैल से चिकट हुई खिड़कियों में खूंसे गंदे पर्दों में से प्रकृति को बहुत ही कम निहार पाती हूँ। एने फ्रैंक लिखती हैं कि लेकिन किस्मत का लिखा यही है, कुछ एक दुर्लभ अवसरों को छोड़कर, यानी कि कुछ दुर्लभ अवसर यानी कि अपॉर्चुनिटी को छोड़कर वो मैल से चिकट हुई खिड़कियों में, यानी कि खिड़कियाँ कैसी थी, मैले थे, और खूंसे गंदे पर्दों में से प्रकृति को, और उन खिड़कियों में खूंसे हुए गंदे पर्दे थे, और ऐसी खिड़की से प्रकृति को वो बहुत ही कम निहार पाती थी। इस तरह से देखने से आनंद लेने की सारी भावना ही मर जाती है। एने फ्रैंक लिखती हैं कि इस तरह से गंदे खिड़की से देखने से खुशी लेने की सारी भावना ही मर जाती है। प्रकृति ही तो एक ऐसा वरदान है जिसका कोई सानी नहीं। एने फ्रैंक लिखती हैं कि नेचर ही एक ऐसा वरदान है जिसका कोई सानी नहीं, यानी जिसका कोई मुकाबला नहीं। कई प्रश्नों में से एक प्रश्न जो मुझे अक्सर परेशान करता रहता है और अभी भी समझा जाता है, यह कह देना बहुत ही आसान है कि ये गलत है, लेकिन मेरे लिए इतना ही काफ़ी नहीं है। मैं इस विराट अन्याय के कारण जानना चाहती हूँ। एने फ्रैंक लिखती हैं, कई सवालों में से एक सवाल जो उन्हें अक्सर परेशान करता रहता था और अभी भी समझा जाता था कि यह कह देना बहुत ही आसान है कि जो भी उस वक्त का हालात था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान, ये गलत है। लेकिन एने फ्रैंक कहती हैं कि उनके लिए इतना ही काफ़ी नहीं था। वो इस विराट अन्याय के कारण जानना चाहती थी, इस विराट अन्याय की वजह जानना चाहती थी। संभवतः पुरुषों ने औरतों पर शुरू से ही इस आधार पर शासन करना शुरू किया कि वे उनकी तुलना में शारीरिक रूप से ज़्यादा सक्षम हैं। पुरुष ही कमा कर लाता है, बच्चे पालता पोसता है और जो मन में आए करता है। लेकिन हाल ही में स्थिति बदली है। एने फ्रैंक लिखती हैं कि संभवतः पुरुषों ने औरतों पर शुरू से ही इस आधार पर शासन करना शुरू किया, यानी कि इस बुनियाद पर शासन करना शुरू किया कि वे उनकी तुलना में, यानी कि औरतों के कंपैरिजन में पुरुषों की शारीरिक रूप ज़्यादा सक्षम है, यानी कि पुरुष शारीरिक रूप से ज़्यादा सक्षम है, उनमें ज़्यादा ताकत होती है। पुरुष ही कमा कर लाता है, बच्चे पालता पोसता है और जो मन में आए करता है। लेकिन हाल ही में स्थिति बदली है, यानी कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान स्थिति बदली है। औरतें अब तक इन सब को सहती चली आ रही थी, जो कि बेवकूफ़ी ही थी, और जो औरतें थी वो अब तक इन सब को सहती चली आ रही थी। किन सब को? ऐसे पुरुष जो शासन करते थे औरतों पर।
जो कि बेवकूफ़ी ही थी, और ये जो शासन था वो बेवकूफ़ी ही थी। चूँकि इस प्रथा को जितना अधिक जारी रखा गया, ये उतनी ही गहराई से अपनी जड़ें जमाती चली गई। एन फ्रैंक लिखती हैं कि चूँकि इस प्रथा को जितना अधिक जारी रखा गया, ये उतनी ही गहराई से अपनी जड़ें जमाती चली गई, यानी कि पुरुष औरतों पर अधिकार करते चले गए। सौभाग्य से शिक्षा, काम तथा प्रगति ने औरतों की आंखें खोली हैं। कई देशों में तो उन्हें बराबरी का हक दिया जाने लगा है। एन फ्रैंक लिखती हैं कि लकीली सौभाग्य से एजुकेशन, काम तथा प्रगति ने औरतों की आंखें खोली हैं। औरत जब से पढ़ना शुरू किया है, उनकी आंखें खुली हैं। जब से उन्होंने काम करना शुरू किया है, जब से उन्होंने प्रगति करना शुरू किया है, तब से उनकी आंखें खुली हैं। जब से उन्होंने सक्सेस हासिल करना शुरू किया है, तब से उनकी आंखें खुली हैं। और कई देश में तो उन्हें बराबरी का हक दिया जाने लगा है। यानी कि जब से औरतों ने पढ़ना शुरू किया है, काम करना शुरू किया है, तरक्की लेना शुरू किया है, तब से औरतों की आंखें खुली हैं। और कई देशों में तो औरतों को बराबरी का हक दिया जाने लगा है। कई लोगों ने, कई औरतों ने और कुछ एक पुरुषों ने भी अब इस बात को महसूस किया है कि इतने लंबे अरसे तक इस तरह की वाहियात स्थिति को झेलते जाना गलत ही था। आधुनिक महिलाएं पूरी तरह स्वतंत्र होने का हक चाहती हैं। एन फ्रैंक लिखती हैं कि हालांकि जो औरतें हैं अब वो पढ़ने लगी हैं, काम करने लगी हैं, सक्सेस हासिल करने लगी हैं, और इस तरह से उनके आंखें खुली हैं और कई देशों ने उन्हें बराबरी का हक दिया है। और कई लोग, कई औरत और कुछ एक पुरुष ने भी इस बात को महसूस किया है कि इतने लंबे अरसे तक इस तरह की वाहियात स्थिति को, किस तरह की वाहियात स्थिति को, पुरुष के द्वारा औरतों पर अधिकार रखना, इस तरह की वाहियात स्थिति को झेलते जाना गलत ही था। आधुनिक महिलाएं यानी कि जो मॉडर्न वुमेन थी, वो पूरी तरह से स्वतंत्र होने का यानी आज़ाद होने का हक चाहती थी। लेकिन इतना ही काफ़ी नहीं है, महिलाओं का भी पूरा सम्मान किया जाना चाहिए। आमतौर पर देखा जाए तो पूरी दुनिया में पुरुष वर्ग को पूरा सम्मान मिलता है, तो महिलाओं ने ही क्या कसूर किया है कि वे इससे वंचित रहें और उन्हें अपने हिस्से का सम्मान ना मिले। एन फ्रैंक लिखती हैं कि लेकिन इतना ही काफ़ी नहीं है। औरतों का पढ़ना, काम करना और तरक्की करना, ये इतना ही काफ़ी नहीं है। महिलाओं का भी पूरा सम्मान किया जाना चाहिए, महिलाओं की भी पूरी इज्जत करनी चाहिए। आमतौर पर देखा गया है कि पूरी दुनिया में पुरुष वर्ग को ही पूरा सम्मान मिलता है, पुरुष वर्ग को ही इज्जत मिलता है। तो महिलाओं ने क्या कसूर किया है, और महिलाओं ने ही क्या कसूर किया है कि वे इससे वंचित रहें। किससे वंचित रहें? सम्मान से वंचित रहें, और उन्हें अपने हिस्से का सम्मान ना मिले, और औरतों को अपने हिस्से का सम्मान ना मिले। औरतों ने ही क्या कसूर किया है? सैनिकों और युद्धों के वीरों का सम्मान किया जाता है, उन्हें अलंकृत किया जाता है, उन्हें अमर बना डालने तक का शौर्य प्रदान किया जाता है, शहीदों को पूजा भी जाता है। लेकिन कितने लोग ऐसे हैं जो औरतों को भी सैनिक का दर्जा देते हैं? एन फ्रैंक लिखती हैं कि सैनिकों और युद्धों के वीरों का सम्मान किया जाता है, उन्हें उपाधि दिया जाता है, उन्हें अमर बना डालने तक का शौर्य प्रदान किया जाता है, शहीदों को पूजा भी जाता है। लेकिन कितने लोग ऐसे हैं जो औरतों को भी सैनिक का दर्जा देते हैं, यानी कितने लोग हैं जो और ये चाहते हैं कि औरत भी सैनिक बने, उन्हें भी इज्जत दिया जाए, उन्हें भी अलंकृत किया जाए और उन्हें भी शौर्य प्रदान किया जाए। मौत के खिलाफ मनुष्य नाम की किताब में मैंने पढ़ा था कि आमतौर पर युद्ध में लड़ने वाले वीर को जितनी तकलीफ, पीड़ा, बीमारी और यंत्रणा से गुजरना पड़ता है, उससे कहीं अधिक तकलीफ़ें औरतें बच्चे को जन्म देते समय झेलती हैं। और इन सारी तकलीफ़ों से गुजरने के बाद उसे पुरस्कार क्या मिलता है? एन फ्रैंक लिखती हैं कि उन्होंने एक किताब पढ़ी थी, मौत के खिलाफ मनुष्य। इस किताब में उन्होंने पढ़ा था कि आम तौर पर युद्ध में लड़ने वाले वीर को जितनी तकलीफ़ नहीं होती, जितनी पीड़ा नहीं होती, जितनी बीमारी नहीं होती, जितनी यंत्रणा से गुजरना नहीं पड़ता, उससे कहीं ज़्यादा तकलीफ़ एक औरत को उस वक्त होती है जब वो बच्चे को जन्म देती है। और इन सारी तकलीफ़ों से गुजरने के बाद औरत को क्या इनाम मिलता है?
जब बच्चा जन्मने के बाद उसका शरीर अपना आकर्षण खो देता है तो उसे एक तरफ धकिया दिया जाता है। उसके बच्चे उसे छोड़ देते हैं और उसका सौंदर्य उससे विदा ले लेता है। एन फ्रैंक लिखती हैं कि जब बच्चा जन्म लेता है इसके बाद औरत का शरीर अपना आकर्षण खो देता है, यानी कि वो पहले के जैसा अट्रैक्टिव नहीं दिखती है, इसलिए उसे एक तरफ धकिया दिया जाता है, यानी कि एक तरफ कर दिया जाता है। उसके बच्चे उसे छोड़ देते हैं, यानी कि जब उसके बच्चे बड़े होते हैं उसे छोड़ देते हैं और उसका सौंदर्य उससे विदा ले लेता है, यानी कि उसकी खूबसूरती उससे विदा ले लेती है। औरत ही तो है जो मानव जाति की निरंतरता को बनाए रखने के लिए इतनी तकलीफ़ों से गुजरती है और संघर्ष करती है। बहुत अधिक मजबूत और बहादुर सिपाहियों से भी ज़्यादा मेहनत करके खटती है। वो जितना संघर्ष करती है उतना तो बड़ी बड़ी डींगें हाँकने वाले ये सारे सिपाही मिलकर भी नहीं करते। एन फ्रैंक लिखती हैं कि ये औरत ही है जो इंसान जाति की निरंतरता को बनाए रखने के लिए, यानी कि जो इंसान होते हैं उसके पीढ़ी को बनाए रखने के लिए इतनी तकलीफ़ों से गुज़रती है और संघर्ष करती है। बहुत ज़्यादा मजबूत और बहादुर सिपाही से भी ज़्यादा मेहनत करके खटती हैं। वो जितना संघर्ष करती है, जितना प्रॉब्लम झेलती है, जितना वो संघर्ष करती है, उतना तो बड़ी बड़ी डींगें हाँकने वाले ये सारे सिपाही जो सैनिक होते हैं वो मिलकर भी नहीं करते। मेरा ये कहने का कतई मतलब नहीं है कि औरतों को बच्चे जन्ना बंद कर देना चाहिए। इसके विपरीत प्रकृति चाहती है कि वे ऐसा करें और इस वजह से उन्हें यह काम करते रहना चाहिए। एन फ्रैंक लिखती हैं कि उनका ये कहने का मतलब नहीं है कि औरतें बच्चे जन्म देना बंद करें। इसके उल्टा नेचर ये चाहती है कि औरतें जन्म दें और इस वजह से उन्हें ये काम करते रहना चाहिए। मैं जिस चीज़ की भर्त्सना करती हूँ वो है हमारे मूल्यों की प्रथा और ऐसे व्यक्तियों की मैं भर्त्सना करती हूँ जो ये बात मानने को तैयार ही नहीं होते कि समाज में औरतों, खूबसूरत और सौंदर्यमयी औरतों का योगदान कितना महान और मुश्किल है। एन फ्रैंक लिखती हैं कि वो जिस चीज़ की निंदा करती हैं वो है हमारे मूल्यों की प्रथा और ऐसे व्यक्ति की निंदा करती हैं जो ये बात मानने को तैयार नहीं होते कि समाज में औरतों, खूबसूरत और सौंदर्यमयी औरतों का कंट्रीब्यूशन कितना महान है और उनका कंट्रीब्यूशन कितना मुश्किल है। मैं इस पुस्तक के लेखक श्री पॉल दे क्रूइफ जी से पूरी तरह सहमत हूँ जब वे कहते हैं कि पुरुषों को ये बात सीखनी ही चाहिए कि संसार के जिन हिस्सों को हम सभ्य कहते हैं वहाँ जन्म अनिवार्य और टाला ना जा सकने वाला काम नहीं रह गया है। एन फ्रैंक लिखती हैं कि वो किताब के लेखक यानी किताब के राइटर श्री पॉल दे क्रूइफ जी से पूरी तरह से सहमत हैं। क्रूइफ क्या कहते हैं? क्रूइफ ये कहते हैं कि पुरुषों को ये बात सीखनी चाहिए कि दुनिया के जिन हिस्सों को हम सभ्य कहते हैं वहाँ जन्म अनिवार्य यानी कि जन्म देना कंपलसरी और टाला ना जा सकने वाला काम नहीं रह गया है। आदमियों के लिए ये बात करना बहुत आसान होता है। उन्हें औरतों द्वारा झेली जाने वाली तकलीफ़ों से कभी भी गुजरना नहीं पड़ेगा। यानी कि जो पुरुष होते हैं वो जन्म नहीं देते हैं। जन्म कौन देती है? औरत देती है और इस तरह से औरत जन्म देते वक्त उसे तकलीफ़ होती है और जो औरतों को तकलीफ़ होती है वो तकलीफ़ पुरुषों को नहीं होती। इसलिए यहाँ लिखा है कि उन्हें औरतों द्वारा यानी कि पुरुषों को औरतों द्वारा झेली जाने वाली तकलीफ़ों से कभी भी गुजरना नहीं पड़ेगा। मेरा विश्वास है कि अगली सदी आने तक ये मान्यता बदल चुकी होगी कि बच्चे पैदा करना ही औरतों का काम है। औरतें ज़्यादा सम्मान और सराहना की हकदार बनेंगी। वे सब औरतें जो एक उफ भी किए बिना या लंबे चौड़े बखानों के बिना ये तकलीफ़ें सहती हैं। एन फ्रैंक लिखती हैं कि एन फ्रैंक का विश्वास है कि अगली सदी आने तक ये मान्यता बदल चुकी होगी कि बच्चे पैदा करना औरतों का काम है। यानी कि ये मान्यता बदल जाएगी कि औरतों का काम बच्चे पैदा करना है और वो दूसरे कोई काम कर नहीं सकती। ये मान्यता बदल चुकी होगी। एन फ्रैंक लिखती हैं कि औरतें अगली सदी आने तक ज़्यादा इज्जत और सराहना की हकदार बनेंगी। वे सब औरतें जो एक उफ भी किए बिना या लंबे चौड़े बखानों के बिना ये तकलीफ़ें सहती हैं और वे सब औरतें जो एक उफ भी नहीं करती और लंबे चौड़े बखानों के बिना ये तकलीफ़ सहती हैं। ऐसी औरतें
ज़्यादा सम्मान और सराहना की हकदार बनेंगे। तुम्हारी एन एम फ्रैंक, और वो अपना नाम लिखती हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।